गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्वाइन करो जल्दी। लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? अच्छा, लास्ट में वो रेजोनेंस वाला इफेक्ट पढ़ रहे थे ना। ओके, एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बाबू? एक बार कमेंट कर दो। गुड मॉर्निंग खुशी। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ओके। ठीक है, चलो हम एक पहले प्रैक्टिस प्रॉब्लम देते हैं, हमको ये बना कर दिखाओ। ओजोन के बारे में हमने पढ़ा था, O3। अरे बोलो, देख के बताओ इसमें रेजोनेंस का फेनोमेना लगेगा या नहीं लगेगा। लगेगा तो इनका बॉन्ड्स आइडेंटिकल होगा, नहीं होगा बॉन्ड लेंथ्स क्या होंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ्स क्या होंगे, कंपेयर करो चलो फटाफट। चलो जल्दी बनाओ, बताओ ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। बताइए, आप लोग कमेंट करिए। ओजोन का जो स्ट्रक्चर है, सेंट्रल एटम कौन बनेगा? एक डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यही ना होता है? ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ओजोन का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस और इस पर प्लस। हम बताए थे आप एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक पे माइनस और एक पे प्लस भी लगा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस ऑक्सीजन ने दिए हैं, सेंट्रल एटम ने दिए हैं। तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक्सेप्ट करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस। तुम बताओ यहाँ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को आपने डबल बॉन्ड दिया तो राइट वाला ऑक्सीजन हल्ला मचाएगा, बोलेगा उसको डबल बॉन्ड क्यों दिया, हमको भी तो डबल बॉन्ड मिल सकता है ना, क्योंकि हम भी ऑक्सीजन ही है। तो इसका एक और स्ट्रक्चर कैसा बना सकते हैं आप? लेफ्ट वाले को सिंगल और राइट वाले को डबल, कोई दिक्कत? तो ये दोनों क्या कहे जाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये कहे जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, लेकिन सही ये होगा या हाइब्रिड होगा? हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? सेंट्रल एटम बनाएंगे, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन। अरे बोलो, एक एक बॉन्ड तो परफेक्ट है ही। एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। और एक पाई बॉन्ड है जो कितने जगह घूम रहा है, तो एक जगह का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? आधा आएगा। एक टॉफ़ी को दो लोगों में बांटना है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1+1/2, कितना? 1.5। ये भी क्या हो जाएगा? 1+1/2, कितना हो जाएगा? 1.5। कोई दिक्कत? अच्छा, इस ऑक्सीजन पे तो सेंट्रल वाले एटम पर यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस तो रहेगा ही। माइनस एक बार राइट वाले पे घूमा और एक बार लेफ्ट वाले पे होगा, तो एक नेगेटिव चार्ज कितने जगह घूम रहा है? तो एक जगह का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? -1/2। तो इधर आएगा -1/2 और इधर आएगा -1/2। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ क्या है? ओजोन। और इसको बाबू आप क्या बोलते हो? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब बताओ, दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं या नहीं है? ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, दोनों बॉन्ड आपके कैसे हैं? आइडेंटिकल बॉन्ड्स हैं, है ना। आइडेंटिकल बॉन्ड्स। बस
प्रैक्टिस के लिए, कल जो किया था बस उसी पे एक क्वेश्चन आज भी प्रैक्टिस किया। कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई डाउट? जल्दी कमेंट करो चमक गया तो। अरे बोलो यार, समझ जाओगे ना अब। इस टाइप का कोई नया भी स्ट्रक्चर अगर आपके से देकर पूछ ले तो आई होप आप कंफर्टेबल पोजीशन में हैं इस चीज़ को निकालने के लिए। ठीक है, याद रखना चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बॉन्ड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बस देखना है कि कितना बॉन्ड कितने जगह घूम रहा है, तो एक जगह का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमको बताना, ठीक है? नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बताइए पहले। बताओ, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बताइए। और नाइट्रोजन का? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, मैंने इतना का हमेशा बोला है आपको याद रखने के लिए। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2.1, ये 1, ये 1.5, ये 2, ये 2.5, ये 3, ये 3.5 और ये 4, और इसका भी 3। तो अगर आप ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 ही है, और क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या है? 3 ही है। लेकिन क्या ये दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे? है ना? क्या नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है, लेकिन क्या ये दोनों बराबर के इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे? मतलब जितने जोर से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा उतने जोर से क्लोरीन भी खींचेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो सेम है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन क्लोरीन। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ क्लोरीन। साइज के छोटे होने से इसका जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जेड इफेक्टिव के बढ़ने से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है। नाइट्रोजन का जो साइज है बाबू वो छोटा है ना, देखो। अगर आप नाइट्रोजन को ऐसे दिखा रहे हो तो क्लोरीन इससे बड़ा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन में कितने शेल्स होंगे? 2 शेल, 1s2, 2s2, 2p3, है ना? और वहीं क्लोरीन की बात करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो इस पे कितने शेल है? n=3। इसके कितने शेल है? n=2। तो जैसे जैसे शेल बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइज बढ़ता जाता है, और साइज के बढ़ने से जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता है। अच्छा अच्छा, सॉरी, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, लिखने में मिस्टेक हो गया, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के कारण ये नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा नज़दीक होगा, और ज़्यादा नज़दीक होगा तो ये न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगाएगा? ज़्यादा लगाएगा। इसका मतलब क्योंकि न्यूक्लियस बहुत बड़ा, नाइट्रोजन का साइज बहुत बड़ा नहीं है तो इसका न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा बेटर खींच पाएगा। है ना? तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। इसीलिए हम आपको टॉप 3 एलिमेंट्स ऑफ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बताते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर, और फिर नाइट्रोजन। फोन याद रखना है, फोन, FON। ठीक है ना? बोलो, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा आगे आने वाले इसी चैप्टर में, या पूरे केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ता रहेगा नाइट्रोजन में और क्लोरीन में। तो याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू से देखने जाओगे तो दोनों सेम लगेंगे, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो साइज़ के डिफरेंस होने के कारण नाइट्रोजन जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चमका? चलो, तो ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बता दिया आपको यहाँ पे।
ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड का पूरा क्लासिफिकेशन क्या है, कितने कितने तरीके के केमिकल बॉन्ड हैं, है ना, और इनको, और ये सारे तरीके के केमिकल बॉन्ड आपको आपके सिलेबस में पढ़ने हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, केमिकल बॉन्ड को क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग और एक को बोलते हैं वीक, है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई होता है। ठीक है। एक को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, एक को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और एक को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। बाबू सिग्मा पाई तो सब कोवैलेंट में ही आते हैं ना। सिग्मा बॉन्ड बने या पाई बॉन्ड बने, वो सारे तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ही बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से ही बनते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ तो सिग्मा, साइडवेज ओवरलैपिंग हुआ तो पाई, तो वो सब तो कोवैलेंट के ही टाइप हैं। ठीक है। वीक में बात करोगे तो दो क्लासिफिकेशन है मेनली। एक को बोलते हैं एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। और एक आता है VWF, इसको बोलते हैं वीक वॉन्डर वॉल वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस, वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस। तो ओवरऑल पहले आपने कैसे क्लासिफाई किया, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग कितने तरीके के होते हैं, 3, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड मतलब जो मेटल्स के बीच में होता है। जैसे आप आयरन एटम ले ली, आयरन ले लीजिए, आयरन का इतना टुकड़ा लोगे तो आयरन के एटम्स भी एक दूसरे से जुड़े होंगे, याद है मेटालिक रेडियस, पीरियोडिक टेबल में मेटालिक रेडियस पढ़ा था, आयनिक रेडियस भी पढ़ा था, कोवेलेंट रेडियस भी पढ़ा था, और मेटालिक रेडियस भी पढ़ा था, है ना। तो वो मेटल मेटल के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड, इसलिए नाम ही रख दिया गया मेटालिक बॉन्ड। ठीक है। जैसे आयरन एक एलिमेंट है तो आयरन के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है। अरे बोलो ना। हाँ। तो ये तीनों स्ट्रांग होते हैं बाबू, और ये दोनों वीक होते हैं। ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं सिंपल कोवैलेंट, और एक को आप बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोनों आपको पढ़ाया है मैंने, बोलो। सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, अगर एक बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो अलग अलग एटम के होते हैं। हम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे, तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आओ, हम दोनों शेयर करके एक बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट में जो दो, एक बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एक ही एटम के होते हैं। पहले हम अपना एक इलेक्ट्रॉन तुमको देंगे और फिर एक एक से शेयर करके क्या करेंगे, बॉन्ड। अरे बोलो ना। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है। तो इसमें दोनों टू इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ सेम एटम। अरे बोलो। ठीक है। और यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ डिफरेंट एटम। बस ऐसा जनरल एक बात लिख सकते हैं समझने के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। एच बॉन्डिंग में भी कोई वैरायटी नहीं है, एच बॉन्डिंग क्या होता है बहुत डिटेल में, ये सारी चीज़ें हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ छोड़ेंगे। बस आज एक क्लासिफिकेशन बता दे रहे हैं। वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है। एक होता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है। उसके बाद होता है आयन डाइपोल। उसके बाद आप लिख सकते हो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। उसके बाद आप लिख सकते हो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो इंस्टैन्टेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल।
ठीक है, ये सारे तरीके के हम लोग एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये सब वीक हैं, मतलब ये जो बॉन्ड्स हैं ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाएंगे। इंटरैक्शन बॉन्ड तो है लेकिन इजीली ब्रेकेबल हैं। लेकिन ये सारे कैटेगरी किसकी है? स्ट्रॉन्ग की। इनको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आखिर कैसे पता चला होगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है? हाँ बोलो, कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? बॉन्ड एनर्जी से। अगर जिसको तोड़ने में हम आपको दो दो स्टिक दे दे, बोले बताओ तो दोनों में से ज़्यादा मजबूत कौन है, तो आप तोड़ के देखोगे। जिसको तोड़ने में आपको बहुत आसानी से टूट जाए मतलब वो वीक था, है ना। और जिसको तोड़ने में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो क्लासिफाई करने के लिए बाबू देखो यहाँ पे एक डेटा है बेसिकली, चलो यही लिख देता है। जीरो 0 किलो जूल पर मोल से 8 किलो जूल पर मोल तक, और 8 किलो जूल पर मोल से 52 किलो जूल पर मोल तक, ये सब एनर्जी है। ठीक है, तो अगर तुम किसी बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी 0 से 8 के बीच का देते हो तो ये वीक वॉन्डरवॉल फोर्स है। ये क्या है? वीक वॉन्डरवॉल फोर्स है। अगर 8 किलो जूल से 42 के बीच में देते हो तो ये एच बॉन्डिंग है। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने में आपको 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा की एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एक बात हमेशा याद रखना, या इस डेटा से आपको ये पता चलेगा कि इन दोनों वीक के कैटेगरी में भी एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। अगर आप वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेज और एच बॉन्डिंग में कंपेयर करोगे तो एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है इससे। इसीलिए इनके एच बॉन्डिंग से जुड़े हुए बॉन्ड्स को तोड़ने में आपको एनर्जी क्या देना पड़ रहा है? ज़्यादा देना पड़ रहा है। अभी आप टेंशन मत लीजिए, एच बॉन्डिंग क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें फुल डिटेल में डिस्कस होंगी समय आने पर। अभी बस ये एक क्लासिफिकेशन के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड कितने तरीके के हैं और कौन कौन से केमिकल बॉन्ड आपको आपके सिलेबस में पढ़ने हैं। अरे बोलो ना, क्लियर है? तो याद रखना ये बॉन्ड एनर्जी का डेटा है, मतलब कितनी एनर्जी आप दोगे बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अगर 0 से 8 देते हो तो वीक वॉन्डर वॉल फोर्स, 8 से 42 के बीच में एनर्जी देना पड़ता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा एनर्जी अगर देना पड़ रहा है किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसका मतलब वो पक्का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। या तो आयनिक बॉन्ड होगा, या तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, या नहीं तो मेटालिक बॉन्ड होगा। यहाँ तक चमका, है ना। इन दोनों वीक वाले में भी याद रखना, वीक वाले में भी एच बॉन्डिंग कंपैरेटिवली क्या होता है? कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रांग होता है। और बाबू हम तुमको एक बात बता दें, ये एच बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे केमिस्ट्री में ये जहाँ आएगा ना वहाँ अपना रूल चलाएगा। हम तुमको सच बता रहे हैं, एच बॉन्डिंग जहाँ पर भी आएगा सारी चीज़ें इसके हिसाब से होंगी। हो सकता है कि आप कोई रूल पढ़ रहे हो नॉर्मली फॉलो कर रहा हो, लेकिन जहाँ एच बॉन्डिंग होने लगेगा वहाँ पर रूल्स बदल भी सकते हैं। एच बॉन्डिंग ऐसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एच बॉन्डिंग आगे आने वाले केमिस्ट्री के लिए भी, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी और सारी चीज़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को चमका ये? कोई दिक्कत? अच्छे से एक बार क्लासिफिकेशन देख लो फिर आगे बढ़ता है। केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता ही होना चाहिए केमिकल बॉन्ड कितने कितने तरीके के हैं। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत? आप लोगों को कोई डाउट है जल्दी कमेंट करो। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक ये कंपाउंड भी है, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर हमको बनाकर दिखाओ। स्ट्रक्चर ऑफ सीओ। चलो, CO2 नहीं है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। CO का स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ करके बताओ तो कैसा आएगा, है ना। ये कल हम क्वेश्चन बैंक देख रहे थे तो हमको लगा कि ये स्ट्रक्चर भी आता है जनरली। पूछो बताओ। मान लो आपसे पूछे कि CO का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, या CO में कितने कितने तरीके के बॉन्ड्स हैं, तो कैसे पता लगाओगे? ट्राई करो इसको। आपको CO का स्ट्रक्चर बनाना है, CO। बहुत इजी है, जो बताया है बस वो बनाओ। एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है,
बना लिए? हम्म, बोलो। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। लेकिन ऑक्सीजन कितने बना सकता है? 2, और मैक्सिमम 3, है ना? तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि आपको बॉन्ड तो इन दोनों के बीच में ही बनाना है। तो इन दोनों के बीच में क्या आप 4 बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन कभी 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। या तो 2 बॉन्ड बनाया जा सकता है, ठीक है? तो अगर तुम 2 बॉन्ड बनाते हो, ये तुमने 2 बॉन्ड बना दिया, तो क्या ये दो या क्या ये स्टेबल है? क्या कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? 6। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो तुमने यहाँ पर यूज कर लिए, बचे कितने? 4। 1, 2, 3, 4। कोई दिक्कत? कार्बन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 4 में से 2 तुमने यहाँ इस्तेमाल कर लिए, और 2 इसके पास बचे होंगे। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत? थोड़ा देखो तो, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 ये और 2, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और ऑक्सीजन के पास 2, 2, 4 और ये 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन है। अरे सही है? अरे बोलो। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आपने इस मॉलिक्यूल का बनाया है, ये सही है? इसमें एक एटम तो स्टेबल है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके, लेकिन दूसरा एटम जो है वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल स्ट्रक्चर वो होता है, करेक्ट स्ट्रक्चर वो होता है। आप इतने सारे स्ट्रक्चर बनाए थे, आप हमेशा देखना कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो सबके पास होंगे ही होंगे। तो स्टेबल स्ट्रक्चर वो कहा जाता है जिसमें हर एक एलिमेंट का कम से कम ऑक्टेट कंप्लीट हो। अरे बोलो। तो ये वाला स्ट्रक्चर अभी स्टेबल नहीं है। तो और क्या कर सकते हो तुम? इनके बीच में एक और बॉन्ड मैक्सिमम बना सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक बॉन्ड और बना सकता है। और वो बॉन्ड कौन सा होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो यानी कि हम अगर स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दें, तो ये स्ट्रक्चर होगा। इसका मतलब नाइट्रो ऑक्सीजन जो है वो, यहाँ पे देखो इसके पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर। तो ये एक लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और एक के साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2। और कार्बन के पास तो, इसके पास तो 2 अभी भी हैं, क्योंकि ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना नहीं रहा। ऑक्सीजन इसको पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और फिर बचे हुए एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है? बॉन्ड। क्योंकि बॉन्ड कैसा बन रहा है? कोऑर्डिनेट। ये बातें मैंने आपको क्लियरली बताई हैं कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के बाद जब तीसरा बॉन्ड बनाता है तो कोऑर्डिनेट बनता है, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के बाद जब चौथा बनाता है तो भी कोऑर्डिनेट बनता है। तो ये सारी बातें क्लियर है, बोलो। अब तुम चेक करो, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, और ये 2, 8 इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो। और कार्बन के भी कितने हो गए? 6, और ये 2, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ CO। अरे बोलो। आ जाएगा, तो कार्बन पे भी तो नेगेटिव आएगा। ये कार्बन न्यूट्रल था, ये कार्बन न्यूट्रल था। पहले ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो कार्बन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस आएगा, और ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस पे प्लस आएगा। तो एक पे प्लस और एक पे माइनस। ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है क्या? एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ओवरऑल CO के मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होगा। अरे बोलो यार। तो याद रखना, स्ट्रक्चर ऑफ CO ये होता है, स्ट्रक्चर ऑफ CO। कोई दिक्कत किसी को? आपसे कोई पूछे तो इसमें याद रखना कि 2 इसमें नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड हैं, और एक क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये चीज़ है। किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए। पक्का? आगे बढ़ा जाए। एक कॉन्सेप्ट आता है बाबू, हाइपो वैलेंट। हाइपो वैलेंट, ठीक है? आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं? बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। जैसे मान लो हम कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे BF3, BCl3, AlCl3, AlBr3, इस तरीके का। थोड़ा इनके स्ट्रक्चर्स बनाओ। जैसे BF3 का बनाओगे तो बोरॉन, फ्लोरीन, 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 यही बनेगा। बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 फ्लोरीन है, तो तीनों एक एक जोड़ देंगे। सिमिलरली ये तीनों वैसे ही बनेंगे।
ये बाकी के 3 भी इसी तरीके के बनेंगे। तो यहाँ पर अगर आप सेंट्रल एटम को देखो तो सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के काउंट होते हैं ना, तभी तो शेयरिंग किया गया है। तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ के सेंट्रल एटम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अरे बोलो, इनकम्प्लीट क्या है? ऑक्टेट। तो ऐसे एलिमेंट्स को या ऐसे सेंट्रल एटम को बोलते हैं हाइपोवैलेंट। क्या बोलते हैं? हाइपोवैलेंट। ठीक है, तो ये वर्ड हाइपोवैलेंट अगर कहीं पर किसी स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होगा तो समझ जाना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। हाइपोवैलेंट का मतलब जहाँ पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो आप क्या बोलोगे? हाइपोवैलेंट। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार आया और देखो बच्चों को कैसे फंसाया। उसने क्वेश्चन में पूछा कि AlF3 में एल्यूमिनियम क्या है, क्या ये हाइपोवैलेंट है या नहीं। AlF3 में अगर देखोगे तो एल्यूमिनियम का फ्लोरीन आप ऐसे जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। और कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं? 3। तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं। तो फिर ये बच्चों ने देखा कि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने एल्यूमिनियम को इस मॉलिक्यूल में बोल दिया कि वो हाइपोवैलेंट है ना। और हल्ला हंगामा करते आगे, बहुत आसान पेपर आया था जेई में, तो पूरा एकदम हम तो गर्दा उड़ा के आ गए। फिर 10 दिन के बाद जेई का आंसर की आया और उसमें उन्होंने बोला कि ये हाइपोवैलेंट नहीं है ना। उसके बाद बच्चों का कॉन्फिडेंस और आंसर की गलत है, सबको बोनस मार्क्स मिलेगा। ऐसा होता है जेई के पेपर में, जब बच्चे दे के आते हैं ना, कुछ रहता है, कुछ कॉन्सेप्चुअल कुछ ट्रिकी क्वेश्चन एक दो रहते हैं, तो उसमें बच्चे बोलेंगे सर आंसर गलत दिया है जेई वाला। देखिएगा ना कुछ दिन के बाद र्यूमर उठेगा और क्वेरी उठेगा और फिर पता चलेगा कि सबको बोनस मार्क्स मिला। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ नॉट हाइपोवैलेंट। तो अब आप बोलोगे कि ये कॉन्सेप्ट जो आप ऊपर पढ़ा कर आए थे उसके हिसाब से तो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। लेकिन फिर भी इस कंपाउंड में ये हाइपोवैलेंट नहीं है। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था जिस दिन हम आपको पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा रहे थे। मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वो कंपाउंड ज़्यादा आयनिक के तरफ होगा। बोल, जैसे आप एक बॉन्ड बनाते हो और बी अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो बी पे पार्शियल नेगेटिव और ए पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। और अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पार्शियल नेगेटिव की टेंडेंसी ज़्यादा होगी इससे, तो ये कंपाउंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? आयनिक। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस बहुत ज़्यादा होती है तो कंपाउंड किसके तरफ मूव करता है? आयनिक। मतलब उस कंपाउंड में आयनिक टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। तो अब तुम कंपेयर करो AlCl में, एल्यूमिनियम ब्रोमीन में और एल्यूमिनियम फ्लोरीन में। एल्यूमिनियम क्लोरीन और एल्यूमिनियम ब्रोमीन के साथ तो मैंने ये बात नहीं बोला, मैंने यहाँ पर बोला कि एल्यूमिनियम हाइपोवैलेंट है। लेकिन एल्यूमिनियम और फ्लोरीन में अगर बात करोगे तो फ्लोरीन, देखो एल्यूमिनियम तो तीनों में सेम है, डिफरेंस किसका है? फ्लोरीन का, क्लोरीन का और ब्रोमीन का। तो इन फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एल्यूमिनियम और फ्लोरीन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम क्लोरीन में एंड एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम ब्रोमीन में। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब यानी कि ये जो कंपाउंड AlF3 है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रखा है। डेल्टा मतलब डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस क्या है? ज़्यादा। तो ये कंपाउंड ज़्यादा से ज़्यादा किसके तरफ है? तो आयनिक है। तो AlF3 कैसे टूट जाएगा बताओ? एल्यूमिनियम पे 3 प्लस और 3F माइनस। एल्यूमिनियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। नहीं समझ में आ रहा है? तो एल्यूमिनियम और फ्लोरीन में अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो फ्लोरीन ना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये भी बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा। तो F माइनस, F माइनस, F माइनस, 3F माइनस। और एल्यूमिनियम पे क्या आ जाएगा? 3 पॉजिटिव चार्ज। अरे बोलो। तो अब तुम हमको बताओ कि Al3 प्लस को अगर तुम ध्यान से देखो तो Al3 प्लस विल बी 1s2 2s2 2p6। ये कॉन्फ़िगरेशन है। एल्यूमिनियम क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 13 होता है ना एटॉमिक नंबर। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, तो n = 3 तो खत्म हो गया।
तो यानी अब बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो आप एल्यूमिनियम को हाइपोवैलेंट बोलेंगे। नहीं, सोचो एक चीजें और कॉन्सेप्ट किस लेवल पर आकर जेई में पूछी जाती हैं। अरे बोलो। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो यकीन मानो बहुत कम ही बच्चे इसको सही करते हैं। ये कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया। एल AlF3 में एल्यूमिनियम और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम क्लोरीन में और एल्यूमिनियम ब्रोमीन में। क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मानते हो। तो अगर इन एल्यूमिनियम और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो ये वाला कंपाउंड ज़्यादा से ज़्यादा किसके तरफ है, आयनिक के तरफ। मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया है आपको। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ज़्यादा होती है तो ज़्यादा माइनस और ज़्यादा प्लस आता है, तो वो ज़्यादा आयनिक के तरफ होता है। इसका मतलब इसका नेचर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आयनिक है। और आयनिक का मतलब क्या होता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl कैसे टूटता है, एक कैटायन में और एक एनायन में। तो AlF3 टूटेगा तो इसका एक कैटायन बनेगा Al3+ और एक एनायन बनेगा F-। ठीक है, तो अब तुमको यानी कि AlF3 इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। AlF3 इस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर रहा, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड हमेशा कैटायन और एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अरे बोलो ना। तो कैटायन और एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम बेसिकली न्यूट्रल एल्यूमिनियम नहीं Al3+ है। और Al3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यही लिखोगे। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ तक 10 हो गए, इसके बाद 3s2 3p1 और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 3p का एक इलेक्ट्रॉन और 3s के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल कौन सा बचा, n=2 और उसमें इसको 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कि नहीं। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। तो ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो क्या ये एल्यूमिनियम हाइपोवैलेंट है। नहीं, एल्यूमिनियम हाइपोवैलेंट नहीं है। तो याद रखना बाबू, कोई कंपाउंड अगर ज़्यादा आयनिक के तरफ है तो वो कैटायन और एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। बाकी ऊपर में अगर आपसे यहाँ पर पूछे तो आप बोल सकते हो कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये सारे मॉलिक्यूल्स में क्या है, हाइपोवैलेंट है। अरे बोलो ना। चमका या नहीं चमका। कोई दिक्कत। बढ़ा जाए आगे। उसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता है हाइपरवैलेंट। वो क्या था, हाइपोवैलेंट। और ये है हाइपर वैलेंट, है ना। थोड़ा देखना। देखो इन सारे मॉलिक्यूल्स को थोड़ा, जैसे SF6 को ही देखोगे, कैसा ज्योमेट्री बनता है, ऑक्टाहेड्रल। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। और 6 फ्लोरीन 6 बॉन्ड बनाएंगे, 6 बॉन्ड वाला ज्योमेट्री कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल। यही है ना। अरे बोलो। नहीं बोलोगे क्या। थोड़ा बताओ तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। 12 इलेक्ट्रॉन। अरे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सल्फर के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12। इस बार सेंट्रल एटम के पास एक्सपैंडेड ऑक्टेट है, क्या है, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइपरवैलेंट। अरे बोलो ना। PCl5 है। फॉस्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने क्लोरीन जोड़ने हैं, 5। तो 5 बॉन्ड बनेंगे, ज्योमेट्री क्या होगा, TBP। क्या होगा, TBP। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे, TBP है ना। बताओ फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बना रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन से तो क्या है, ज़्यादा ही है। तो आप क्या बोलोगे, इस बार फॉस्फोरस जो है वो हाइपर वैलेंट है। अरे बोलो ना। कोई दिक्कत। तो ये बात बाबू ध्यान रखना, हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट क्या होता है।
अगर सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम रहे तो वो हाइपोवैलेंट होता है, और सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रहे तो हाइपरवैलेंट होता है। कोई दिक्कत? देख लो अच्छे से, बोलो क्लियर है? अब ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सुनना, ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे बोलो। ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और पूरे केमिस्ट्री में, यहाँ पे भी, इवन ऑर्गेनिक में भी, और इवन फिजिकल में भी बहुत कई जगह ये चीज़ें आती हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है लिविस एसिड, और इसके बाद लिविस बेस भी आएगा। लिविस जो है वो साइंटिस्ट का एक नाम है। लिविस कौन है? साइंटिस्ट। तो ये नाम है, इसमें कोई साइंस नहीं है। लिविस साहब ने थ्योरी बनाया तो अपने नाम पे नाम रख दिया। ठीक है, लिविस एसिड मतलब लिविस का एसिड। ठीक है, जनरली अगर हम आपसे एक जनरल बात पूछें कि एसिड क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज एन एसिड? हाँ, एक बेसिक सा डेफिनेशन है कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में कोई कंपाउंड या कोई चीज H प्लस दे देता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? एसिड। है ना? जैसे आप HCl को क्या बोलते हैं? एसिड। क्योंकि HCl आपको क्या देता है? H प्लस और Cl माइनस। आप H2SO4 को क्या बोलते हैं? एसिड। क्योंकि वो आपको क्या देता है? H प्लस प्लस HSO4 माइनस। तो ये सारी चीज़ें आपको H प्लस दे रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको H प्लस क्या कर रही है? डोनेट कर रही हैं, या H प्लस दे रही हैं। तो आप इनको क्या बोलते हो केमिस्ट्री में? एसिड। इनको क्या बोला जाता है? एसिड। लेकिन एसिड का सिर्फ यही डेफिनेशन सारे एसिड को डिफाइन कर दे, ऐसी बात, ऐसी ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी गई जो इस डेफिनेशन से फुलफिल नहीं हो रही थी। तो लिविस साहब आए और इन्होंने अपना एक एसिड का डेफिनेशन दिया, और ये डेफिनेशन बड़ा काम का है। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? बोला कि हम ऐसे स्पीसीज को एसिड बोलेंगे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सके। सिंपल सा डेफिनेशन है। ऐसा कोई स्पीसी, ऐसा कोई कंपाउंड लिविस एसिड कहा जाएगा जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हाइपोवैलेंट एटम्स। हाइपोवैलेंट एटम्स नहीं बोलेंगे, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। अरे बोलो। अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ कर आए थे BF3, पढ़ कर आए थे। तो BF3 में अगर आप देखो तो बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। ठीक है, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाहो तो बोरॉन होता है 5। क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p1। नहीं, तो ये हो गया 2s2 और ये हो गया 2p1। आप अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? एक्साइट। तो ये हो गया। इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? तो ये कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा? 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलो। कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा? 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो बोरॉन के साथ हम एक फ्लोरीन ऐसा, एक फ्लोरीन ऐसा, एक फ्लोरीन ऐसा जोड़ सकते हैं। ठीक है, तीनों बॉन्ड बनाने के बाद भी क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। देखो, 3 तो इसके खुद के थे और 3 फ्लोरीन लेकर आ गया। ये येलो वाले इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? फ्लोरीन के। और इन्होंने शेयर करके 3 बॉन्ड बना लिया। लेकिन इसके पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अभी भी इसका एक डब्बा खाली है कि नहीं? इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? क्या इस वेकेंट ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन्स है? अगर इलेक्ट्रॉन होता तो वेकेंट क्यों बोलते? ये खाली है। इसका मतलब ये है कि, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल है या अनस्टेबल? BF3 बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या चाहेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा। तो उस चाहने के अगेंस्ट में ये बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे कि कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे बोलो। तो अब मान लो क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास BF3 था। अरे बोलो। बाहर में एक F माइनस खड़ा है, F माइनस आयन मान लो खड़ा है।
इसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे सकता है कि नहीं दे सकता? ठीक है, बताओ बॉन्ड कैसा बनेगा, नॉर्मल कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट बनेगा। क्यों? क्योंकि बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो तुम हमको बताओ कि BF3 ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? इसलिए BF3 एक लेविस एसिड है। इसलिए BF3 एक लेविस एसिड है। BF3 के मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बोरॉन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। बेचारे के पास पूरा डब्बा खाली था। ऐसा भी नहीं था कि एक इलेक्ट्रॉन है किसी के साथ शेयर करके बॉन्ड बना ले। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि बॉन्ड बना सकता है। तो उस मजबूरन वाले केस में इस बोरॉन को बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? ये जाएगा किसी के पास, बोलेगा तुम पहले हमको अपना एक इलेक्ट्रॉन दो, फिर हम लोग मिलकर शेयर करके एक बॉन्ड बनाएंगे, जो बॉन्ड क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। अरे बोलो ना। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये लेविस एसिड है या नहीं है ना? तो याद रखना, जितने हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे लेविस एसिड होते हैं, क्योंकि उन सब का ऑक्टेट सेंट्रल एटम का कंप्लीट नहीं होता। और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। अरे बोलना। तो ये क्या बोले जाएंगे? लेविस एसिड। तो आज के बाद केमिस्ट्री में एसिड का एक और डेफिनेशन है, जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके वो क्या होता है? एसिड। तो सिमिलरली बेस क्या होता होगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा। जो इलेक्ट्रॉन क्या करता होगा? डोनेट करता होगा। वो कंपाउंड को आप लिविस बेस बोलेंगे। ठीक है, आएंगे उस पर, उसका भी डेफिनेशन लिखेंगे। ये कितने लोग को चमका? ठीक है, सिमिलरली आप AlCl3 भी ले सकते हो। अरे बोलो ना। जैसे AlCl3 है तो AlCl3 भी ऐसा ही होगा। बोलो होगा कि नहीं? एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो बाहर आपके पास Cl- खड़ा है। Cl- खड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? कौन से बॉन्ड के थ्रू करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब कि पूरा डब्बा खाली है, उस डब्बे में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए वो पहले किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाए और फिर शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड कैसा बनेगा? कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसलिए देखो हम एरो से दिखा रहे हैं। बोलना यार। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? AlCl4-। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? BF3 से BF4-। अरे बोरॉन न्यूट्रल था बाबू, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा? माइनस। यहाँ पे भी एल्यूमिनियम पे माइनस। अब जाके तुम पूछो कि एल्यूमिनियम खुश हो? बोलेगा बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, तो ये स्टेबल है। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? तो यानी कि जो हाइपोवैलेंट एटम्स होते हैं उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, और अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो क्या कहे जाते हैं? लेविस एसिड। चलिए इसमें सेकंड कैटेगरी पढ़ते हैं। H+ और S ब्लॉक के मेटल कैटायंस, याद रखना ये सब, S ब्लॉक के मेटल कैटायंस भी लेविस एसिड होते हैं। लेविस एसिड होते हैं। ठीक है, जैसे H+ तो आपको समझ में आ रहा है। H+ के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अच्छा, S ब्लॉक के मेटल कैटायंस जैसे Na+, K+, Mg+2, ये सब क्या हैं? S ब्लॉक के मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल है ना, तो ये सारे भी लेविस एसिड होते हैं। है ना? तो कोई आपसे पूछे कि विच अमंग द फॉलोइंग आर लेविस एसिड्स, तो उनमें S ब्लॉक के मेटल कैटायंस दिख जाए या H+ दिखे तो ये भी लेविस एसिड है। चमका? क्योंकि सबके पास देखो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जिसके पास भी रहेगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? लॉजिक। ठीक है, चलो। जिसके पास वेकेंट D ऑर्बिटल्स हो, और अब ध्यान से देखो इधर, जिसके पास वेकेंट D ऑर्बिटल्स हो। ठीक है, जैसे आपके पास एक कंपाउंड है PCl5।
बोलो। PCl5। फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? या फॉस्फोरस बनेगा सेंट्रल एटम 15, क्या लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। कोई दिक्कत किसी को? तो इसका जो आउटर मोस्ट है, और पूरा का पूरा 3D खाली है कि नहीं? तो 3s2 ये है, 3p3 ये है। अरे बोलो। इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? ये एक्साइट कर सकता है। कल वाला रूल लग रहा है, N+L रूल नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, इसलिए 4s में इलेक्ट्रॉन ना जाके 3D में जाएगा, क्योंकि 3D की एनर्जी 4s से कम हो जाएगी। याद है ना? तो अब आपको जो नया डब्बा है वो कैसा दिखेगा? एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? अरे सॉरी, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी है? कितने बॉन्ड बनाएगा फॉस्फोरस? Cl, 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 Cl। अरे TBP ज्योमेट्री क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब जाके तुम इस फॉस्फोरस से पूछोगे क्या तुम जीवन में सुखी संपन्न हो? तो फॉस्फोरस अपने आप को देखेगा, फिर तुम्हारी तरफ देखेगा और बोलेगा कि 10 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो हम क्यों नहीं सुखी हैं? बिल्कुल सुखी हैं। अरे बोलो। 10 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास तो ऑक्टेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे स्टेबल हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जीवन में जिनकी भूख कभी मरती नहीं है। तो फिर फास्फोरस से दूसरा सवाल पूछा गया कि फास्फोरस, माना कि 10 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखते हो क्या? अरे बोलो। तो बोलेगा इच्छा की बात अगर कर रहे हो तो ये दिखता होगा कि 4 4 डब्बे अभी भी मेरे खाली हैं। 4 4 डब्बे मेरे अभी भी खाली हैं। तो अगर तुम देना चाहते हो तो हमको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो ना। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पार्टी में गए, किसी आपका कोई फ्रेंड या किसी रिश्तेदार के घर गए, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिल रहा है खाने के लिए, है कि नहीं? खा तो लिए ही है, लेकिन मन में है कि कुछ नहीं भी मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन मन में ये भी है कि अगर कुछ मिल जाए ऊपर से एक आध आइटम अलग, तो हमको कोई ऐतराज भी नहीं है। वहीं पर कोई किचन में गर्मा गर्म पूरी उड़ी लेकर आ गया, बेटा एक पूरी और ले लो, है कि नहीं? तो तुम चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, लेकिन जब जगह खाली ही है और मिल रहा ही है, तो लेने में कोई शर्म नहीं है। अरे बोलना। PCl5 के पास हाइपोवैलेंट वाला दिक्कत नहीं है, जो पहला था। PCl5 हाइपोवैलेंट है, ऐसा नहीं है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ना करे तो ये अनस्टेबल है। ये मस्त स्टेबल है, क्योंकि इसके पास तो 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। अरे बोल भाई। लेकिन अगर इससे पूछा जाए कि आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं क्या, तो बोलेगा हाँ मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। बाबू देखो, एक बात आप हमेशा समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रॉन वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन रखने का जगह हो। अरे बोलो। इलेक्ट्रॉन जिसके पास रखने का जगह ही नहीं है, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, वो एलिमेंट कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और ये 5 क्लोरीन आ गए, तो ये मान लो ये येलो वाले इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? क्लोरीन के। तो ये 5 डब्बे तो फुलफिल्ड हो गए। क्या इन 5 डब्बे में और इलेक्ट्रॉन जा सकता है? नहीं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं। तो अब ये 4 डब्बे खाली हैं, तो इसके पास खाली जगह है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। तो PCl5 एक और Cl- को अपने तरफ जोड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? PCl6-। याद है हम आपको बोले थे एक दिन कि PCl5 सॉलिड एग्जिस्ट्स एज PCl4+ एंड PCl6-। PCl6- के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। बताओ ये जो बॉन्ड बनेगा ये कैसा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि पूरे डब्बे खाली हैं।
नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो पूरा का पूरा डब्बा खाली है, तो बाहर से कोई एलिमेंट आएगा, पहले इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा और फिर एक के साथ क्या करेगा, शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। अरे बोलो चमका कि नहीं? तो PCl5 प्लस Cl माइनस PCl6 माइनस बन जाएगा। तो बताओ इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? अरे बोलो, Cl माइनस आया होगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले दिया होगा, फिर बॉन्ड बनाया होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया या नहीं किया? किया। तो आप PCl5 को भी क्या बोल सकते हैं, लिविस एसिड। ये कैटेगरी भी लिविस एसिड का होता है। अरे बोलो भाई, हम तुमको पूरा ही पढ़ा दे रहे हैं लिविस एसिड। केमिस्ट्री में हर वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता हो वो लिविस एसिड है। वो क्या है? लिविस एसिड। और वो एसिड है। माना कि वो HCl और H2SO4 जितना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, लेकिन और केमिस्ट्री में वो एसिड का, उसको एसिड का रैंक मिला है ना, वो एसिड कहा जाएगा। अरे बोलो, कोई दिक्कत? तो पहला कौन सा, पहले कौन से कंपाउंड्स हो गए जो हाइपोवैलेंट होंगे, वो लिविस एसिड होंगे। H प्लस या S ब्लॉक के मेटल कैटायंस भी बाबू क्या होंगे, लिविस एसिड होंगे। तीसरा, ऐसे भी कंपाउंड्स लिविस एसिड हो सकते हैं जिनके पास वैकेंट D ऑर्बिटल हो, मतलब उनके पास ऑक्टेट उनका कंप्लीट है, लेकिन उनके पास खाली डब्बा भी है, तो अगर उनको इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो उससे उनको कोई ऐतराज नहीं है। एक बात बाबू हमेशा आप केमिस्ट्री में याद रखेंगे, वही चीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। जिसके पास खाली डब्बा नहीं है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कोई दिक्कत? पक्का? यहां तक समझ में आ गया? चलो अब एक लास्ट कैटेगरी, फोर्थ। ठीक है, जैसे बाबू देखो, CO2 मॉलिक्यूल सबने बनाया है कि नहीं बनाया? CO2 का मॉलिक्यूल ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। ये सेंट्रल एटम है। और ये क्या है? साइड एटम। वो मानते हो? अच्छा, साइड एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अरे मानते हो? तो कभी जरूरत पड़ जाए तो वो इस पाई बॉन्ड को अपने तरफ शिफ्ट करा सकता है कि नहीं? ये पाई बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड टूटेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? ऑक्सीजन ले जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यही स्ट्रक्चर ऐसा भी दिख सकता है। O माइनस और कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस। देखो ये जो पाई बॉन्ड था यहाँ पे, मान लो ये जो पाई बॉन्ड था, इस पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। मान लो ये बॉन्ड टूट गया तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा अपने तरफ? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी प्रॉपर्टी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, एबिलिटी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए, ये पाई बॉन्ड टूट जाए, तो ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर क्या आएगा? बोलो, प्लस आएगा। अब कार्बन के पास अगर प्लस आ गया तो इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं? बोलो, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और वैकेंट ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। देखो हम तुमको बता देते हैं, कार्बन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 4 में से एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अरे बोलो, और एक प्लस चार्ज आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, देखो कार्बन इज 6, दिस इज 1s2, 2s2, और ये क्या है बताओ? 2p2। ये बाबू हो गया 2s2 और ये हो गया 2p2। कोई दिक्कत? एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दो। बोलो, अब यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड तो बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो ये ऑक्सीजन के आगे येलो वाले इलेक्ट्रॉन्स किसके हो गए? ऑक्सीजन के। अब प्लस तुम्हारे पास एक प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन तुमने क्या कर दिया? लूज कर दिया। अरे कार्बन पे प्लस पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसका मतलब जब आप फाइनली बनाओगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, लेकिन ये का पूरा वैकेंट है कि नहीं? और वैकेंट ऑर्बिटल अगर है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं? तो ये लिविस एसिड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, ये भी लिविस एसिड है। इसका मतलब कभी अगर ऐसा हो कि नॉर्मल कंपाउंड्स हो लेकिन सेंट्रल एटम और साइड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस अगर ज़्यादा हो तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चला जाएगा।
उस केस में सेंट्रल एटम पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अरे कुछ नहीं समझ में आता है तो पॉजिटिव चार्ज देख के इलेक्ट्रॉन तो उस पर अटैक मारेगा कि नहीं मारेगा, इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा कि नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और इन डिटेल क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। अरे बोलो यार, तो ऐसी चीजें भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती हैं, तो ये भी लिविस एसिड हो सकता है। कितने लोग को चमका। तो लिविस एसिड में ये आपको तीन चार बातें पता होनी चाहिए। हर वो कंपाउंड जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है उसको आप लिविस एसिड बोलते हैं। हाइपोवैलेंट वाले लिविस एसिड होते हैं, H+ और S ब्लॉक के मेटल कैटायंस लिविस एसिड होते हैं। ऐसा कोई कंपाउंड जिसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन फिर भी उसके पास अगर वैकेंट डब्बे खाली हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे PCl5 Cl- से एक्सेप्ट करके PCl6- भी बना सकता है। नॉर्मली नहीं बनाएगा, लेकिन पूछा जाए कि बनाओगे, दे ही दिया जाए कि बनाना है, तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि उसके पास खाली डब्बे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, कोई दिक्कत। और कभी कोई ऐसा मॉलिक्यूल जहां पर सेंट्रल एटम और साइड एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस क्या हो, ज़्यादा हो, तो उस केस में पाई बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ले जाएगा, तो सेंट्रल एटम पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ही होता है बाबू कि ऑर्बिटल क्या हो गए, वेकेंट। अरे बोलो, देखो ना, यहाँ पे मस्त 3 बॉन्ड बना रहा था और प्लस आया तो तुम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तुम्हारा एक डब्बा खाली हो गया कि नहीं हो गया। इस खाली डब्बे में तुम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते। तो ये भी तुम लिविस एसिड हो गए। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। जल्दी कमेंट करो बाबू।
क्लियर है क्या? चलो, तो लिविस एसिड के बाद किसका नंबर आएगा? इसके बारे में अभी थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन होगा जब आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा देंगे तब, ठीक है? टाइम बिंग के लिए हम लोग इतना समझेंगे, ऐसे कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया करते थे वो क्या होते थे? एसिड। तो ऐसे कंपाउंड्स जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे वो क्या होंगे? लिविस बेस। तुम जानते हो इनके बारे में बाबू, देखो एमोनिया, नाइट्रोजन है, एच एच एच, और इसके पास एक लोन पेयर है कि नहीं? अगर इसके सामने कोई एक ऐसा चीज़ आ जाए तो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि नहीं दे सकता? तो अगर एमोनिया को देखा जाए तो एमोनिया ने अपने लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं कि नहीं किए? इसका मतलब एमोनिया क्या है? लिविस बेस। अरे बोलो यार। वाटर है आपके पास, H2O, वाटर है आपके पास, कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब मान लो इसके सामने अगर H+ आ जाए तो वाटर अपने लोन पे डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो ये कंपाउंड्स जो हैं ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, तो वाटर भी क्या हो सकता है? एक लिविस बेस, है ना? एमोनिया और ये आपके वाटर, ये सब लिविस बेस हैं क्योंकि ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे चीज, ऐसे स्पीसीज को दे सकते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की क्या है? ज़रूरत। अच्छा, ऐसा नहीं बोल सकते कि जिनको ज़रूरत है होता है वो लिविस एसिड होते हैं? H+ लिविस एसिड है कि नहीं? है ना? इसका मतलब लिविस बेस जब इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो वो लिविस एसिड होता है। देखो, ये अगर तुम दोनों तरफ से सोचो तो ये लोन पेयर दे रहा है और ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये रिएक्शन एसिड बेस है। ये रिएक्शन क्या है? एसिड और बेस का रिएक्शन। H+ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो H+ लिविस एसिड हुआ। अच्छा, एमोनिया अपना लोन पेयर दे रहा है तो लिविस बेस हुआ। तो अगर आप इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखो, आप लिखो NH3 + H+, मिलकर क्या बन जाएगा? NH4+, है ना? तो ये रिएक्शन में NH3 किसकी तरह काम किया? लिविस बेस की तरह। H+ किसकी तरह काम किया? लिविस एसिड की तरह। तो ये बेसिकली एसिड और क्या बन रहा है? बेस। एसिड और बेस, एसिड बेस रिएक्शन है ये। श्रेया सर, समझ नहीं आ रहा कब किस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और कब नेगेटिव। आप लेक्चर देखिए, अगर आप इतने दिन में ये नहीं सीख पाए कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आप दोबारा स्ट्रक्चर वाला लेक्चर्स देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा किस पर पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या जी, है कि नहीं? फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनली मैसेज करके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत? तुम लोग को भी डाउट है किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव? तो इसी को देखो ना, देखो ये लोन पेयर पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो नाइट्रोजन पे ना प्लस आएगा, और इसके पास तो पहले से प्लस था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना? NH4+ कैसा दिखेगा? ऐसा, NH, H और नाइट्रोजन पर क्या आएगा? प्लस। तीन नाइट्रोजन तो बाबू पहले से, हाइड्रोजन तो पहले से जुड़े हुए थे, तो तीन तो वैसे ही रह गए, एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और इस केस में नाइट्रोजन न्यूट्रल था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसके पे तो पॉजिटिव चार्ज था, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, और ये न्यूट्रल था, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ना? NH4+। ठीक है, तो ये कहानी है लिविस एसिड और लिविस बेस के। बाबू देखो, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है ना, ये आपके बेसिक फाउंडेशन वाला चैप्टर है। इंडिविजुअली इससे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे वो आगे आने वाले चैप्टर्स में इस्तेमाल होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होगा, है ना? तो इसीलिए अब आपको लिविस एसिड बेस आज के बाद कहीं पे भी आएगा तो आप समझ जाओगे ना कि क्या है। ये कॉन्सेप्ट्स आगे बहुत बार यूज होंगे। कोई दिक्कत किसी को? पक्का?
चलो इस कॉन्सेप्ट को भी हम एक क्वेश्चन से ही सिखा देते हैं। क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखना थोड़ा। N triple bond N exists, but P triple bond P do not exist. Why? N triple bond N exists, but P triple bond P do not exist. आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है ना। N ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब है, बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, दिस इज N ट्रिपल बॉन्ड N। नहीं समझ में आता है तो आइए देखिए, नाइट्रोजन 7 होता है, क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p3। सबसे पहले 2s2 ऐसा दिखेगा और 2p3 ऐसा दिखेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे भी। तो ये N2 में कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, एक को हम 1 और एक को 2 बोल देते हैं, तो ये मान लो नाइट्रोजन 1 है, तो नाइट्रोजन 2 भी तो ऐसा ही दिखेगा। अरे बोलो ना, 2 नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके का दिखेगा, बोलो हाँ या ना। तो अब बताओ, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड तो इनको इन्हीं दोनों में बनाना है, तो एक ये इन दोनों के शेयरिंग से बनेगा, एक इन दोनों के शेयरिंग से बनेगा, एक इन दोनों के शेयरिंग से बनेगा। तो ओवरऑल जो N2 दिखेगा, यहाँ पे हम N ट्रिपल बॉन्ड N की बात कर रहे हैं, तो ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अलग कलर से दिखा दे रहे हैं। अरे बोलो, तो इसमें वाइट वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक नाइट्रोजन के हैं, और येलो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग नाइट्रोजन के हैं। तो बताओ, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, कि एक शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, तो हर शेयर से एक बॉन्ड बनेगा, तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 3। तो इसीलिए N ट्रिपल बॉन्ड N, अरे बोलो ना, एग्जिस्ट्स। हाँ, कौन बोला, हाँ, अरे बोलो ना, आपको ये समझ में आया कि N2 कैसे बन रहा है, कि इसमें भी डाउट है, क्लियर है ना। एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 5 में से एक क्या जोड़ना है, नाइट्रोजन। नॉर्मली नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, तो तुम आराम से 3 बॉन्ड बना सकते हो, और इसके पास भी एक लोन पेयर बच जाएगा, और इसके पास भी एक लोन पेयर बच जाएगा। देखो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, 6 2 8, 6 2 8। अरे बोलना, कोई दिक्कत है किसी को, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो कोवैलेंट बॉन्ड किनके बीच में बनता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला शेयर कर लिए तो ये बन गया, ये वाला शेयर कर लिए तो ये बन गया, और ये वाला शेयर कर लिए तो ये बन गया। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, 3 पेयर्स, 3 पेयर्स शेयर हुए, तो 3 बॉन्ड बन गया। कोई दिक्कत किसी को। थोड़ा फॉस्फोरस की कहानी समझते हैं। V15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अरे बोलो क्लियर है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये एक फास्फोरस है, ये एक फास्फोरस है, सेम यही चीज बनेगा, बस डिफरेंस है कि ये इसको हम इस बार लिख देंगे, ये 3s2 है और ये 3p3 है, ये 3s2 है और ये 3p3। अरे बोलो, तो इसके पास भी तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ऐसे, और इस वाले फास्फोरस के पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे नाइट्रोजन शेयर करके बना रहा था, वैसे फास्फोरस क्यों नहीं बना सकता। डी से मतलब ही नहीं, हमको कहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है,
इलेक्ट्रॉन को कहीं भेजना है नहीं, वो सब तो काम करना ही नहीं है। ये बड़ा बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। उससे फायदा, थोड़ा बहुत तो तुम सही बोल रहे हो। तुमको पहले नहीं, देखो आंसर क्या है वो हम बताएंगे, कि क्यों नहीं होता वो हम बिल्कुल बताएंगे। तुम पहले ये बात समझने की कोशिश करो कि जो चीज नाइट्रोजन में था वही चीज फास्फोरस में है कि नहीं। एक फास्फोरस के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे फास्फोरस के पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों शेयर करके एक बॉन्ड बनाए ऐसा, ये दोनों शेयर करके ये बॉन्ड बनाए ऐसा, ये दोनों शेयर करके बॉन्ड बनाए ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, पी ट्रिपल बॉन्ड पी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। N ट्रिपल बॉन्ड N एग्जिस्ट बट P ट्रिपल बॉन्ड P डू नॉट एग्जिस्ट। ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर पाता। बोले ये क्या चुतियापा है, 4 मॉलिक्यूल आपका रूल फॉलो करता है, 4 मॉलिक्यूल आपका रूल फॉलो नहीं करता है ना। ये एक्सेप्शन नहीं है। देखो हम आपको हमेशा बता रहे हैं, एक्सेप्शन बोल के हम आपका कभी चूतिया नहीं काटेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन कुछ है ही नहीं। आपको कॉन्सेप्ट्स को सीखना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नाइट्रोजन आराम से ये काम कर पा रहा है लेकिन फास्फोरस ये काम नहीं कर पा रहा। तो क्यों नहीं कर पा रहा, आपको इसका कॉन्सेप्ट सीखना है। बोलो क्लियर है। चलो, अगर आप एन ट्रिपल बॉन्ड एन को देखते हो तो बाबू इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इतना दिन से आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, है ना, कि 2 एटम के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा होता है और बाकी जितने भी बनते हैं पाई होते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात ध्यान से सुनना, द ओनली डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इज कि फॉस्फोरस का साइज बड़ा है। फॉस्फोरस का साइज बड़ा है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस के पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस के पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अरे क्यों नहीं होंगे, एक ही खानदान के हैं ना। तो सारा चीज तो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह तो सब कुछ सेम ही रहेगा, है ना। लेकिन साइज का कंपैरिजन अगर करें तो नाइट्रोजन छोटा है और फॉस्फोरस क्या है, बड़ा। मतलब क्या है, ये जो ऑर्बिटल्स यहाँ आपको दिख रहे हैं जिनके बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, वो बाबू है 2px, 2py और 2pz। मानते हो कि नहीं। यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि हम ओवरलैपिंग कराएंगे 3px में, 3py में और 3pz में। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं। क्योंकि फास्फोरस किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का। अरे उसका ये इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3p में जा रहा है। तो एक 3px है, एक 3py है, एक 3pz है। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे 2px है, 2py है और 2pz है। दिस इज 2px, 2py, 2pz। दिस इज 3px, 3py और 3pz। यहाँ तक समझ में आया। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी कम होती जाती है, क्योंकि लैटरल ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाता। तुम एक बात हमको बताओ, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बनेगा और साइड वेज ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, पाई। मानते हो। जितना एटम या ऑर्बिटल्स छोटे होते हैं उनका साइड वेज ओवरलैपिंग अच्छा होता है। क्या होता है, अच्छा होता है। तो वो पाई बॉन्ड इजीली बना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होता जाएगा, बड़े बड़े ऑर्बिटल्स आते जाएंगे, तो उनका लैटरल ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होता। यही रीजन है कि आप कोशिश करोगे 3p मतलब 3px या 3p ऑर्बिटल्स का, 3p ऑर्बिटल्स को यूज करके पाई बॉन्ड बनाने का, तो वो उतना स्ट्रांग नहीं बनेगा। इसलिए तुम देखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर कहीं पाई बॉन्ड बनेगा तो वो हमेशा सेकेंड पीरियड वालों में बनेगा। तुम इतने स्ट्रक्चर्स बनाए हो ना पीछे, थोड़ा आज जाकर स्ट्रक्चर को इस एस्पेक्ट से देखना। जहां जहां सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे वहीं पाई बॉन्ड बन रहा होगा। मल्टीपल पाई बॉन्ड्स मतलब मल्टीपल पाई बॉन्ड्स वहीं पर बन रहा होगा जहां पर सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स होंगे। अगर थर्ड पीरियड का आने लगे, फोर्थ पीरियड का आने लगे, फिफ्थ पीरियड का आने लगे, तो वहां पर पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम। अरे बोलो। तो आप यहाँ पे लिखो, एज साइज इंक्रीजेस पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी। अरे बोलो ना बाबू, पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत 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 बहुत। ठीक है।
चलो अब लॉजिक लगाते हैं। यहां पर तुमने ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में कराया है, पाई बॉन्ड किसके किसके बीच में बनाया है, 2p के बीच में। तो इसको लिखते हैं ऐसे, 2p पाई 2p पाई। पाई मतलब पाई बॉन्ड बना है, और किसके किसके ओवरलैपिंग से बना है, 2p के ओवरलैपिंग से बना है। अरे बोलो, यहां तुम किसके किसके ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो, 3p पाई और 3p पाई। इन दोनों में से ज्यादा अच्छा पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी किसकी होगी, इसकी होगी। तो याद रखना 2p पाई की सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद किसकी होगी, 2p पाई और 3p पाई की। और इससे खराब किसकी होगी, 3p पाई की। इसके नीचे फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड के एलिमेंट्स तो पाई बॉन्ड बनाते ही नहीं हैं, इतनी उनकी टेंडेंसी खराब हो जाएगी। अच्छा देखो, यहाँ दोनों सेकंड पीरियड के थे, यहाँ दोनों से, यहाँ जिनके बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है वो दोनों सेकंड पीरियड के थे, तो साइज छोटा था, मस्त ओवरलैपिंग होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे दोनों नहीं तो कम से कम एक तो सेकंड पीरियड का है, यहाँ एक तो सेकंड पीरियड का है, तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, और इसके नीचे तो और भी कम हो जाएगी। तुम कभी नहीं देखोगे फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड के किसी भी एलिमेंट को पाई बॉन्ड बनाते हुए। चमका क्या यार, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे आपको बाबू आपका साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी कम होती जाती है। क्यों टेंडेंसी कम होती जाती है, क्योंकि लैटरल ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होगा। और ओवरलैपिंग ही अगर अच्छे से नहीं होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। तो एलिमेंट चाहेगा वीक बॉन्ड बनाना नहीं, वो तो हमेशा चाहेगा कि हम स्ट्रांग बॉन्ड बनाएं। इसलिए जो बड़े साइज के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं, और जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो पाई बॉन्ड बना लेंगे। अरे बोलो, ये ऑर्डर कितने लोग को चमका। इसके इसकी इधर तो आप लिख सकते हो, डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। अरे बोलो ना, कितने लोग को ये पूरा चमक गया। इसका मतलब अगर कल को पाई बॉन्ड बनाने की बात आएगी तो कौन सा पीरियड जीतेगा पूरे पीरियोडिक टेबल में, सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के साइजेस सबसे छोटे होते हैं, वहां लैटरल ओवरलैपिंग अच्छा होता है, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड जितने पाई बनाना है बना लो। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत। तीसरे पीरियड, सेकंड और थर्ड में भी थोड़ा बहुत बन जाएगा, क्योंकि कम से कम एक एटम तो सेकंड का है। लेकिन थर्ड थर्ड और उसके नीचे इधर जितने भी, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी कम होती जाएगी। तो अब तुम बताओ, क्या पी ट्रिपल बॉन्ड पी एग्जिस्ट करेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर तुम पी और पी के बीच में कितने पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो, 2। अरे एक तो सिग्मा होगा ना, एक सिग्मा और 2 पाई होंगे, 2 पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो। अरे बोलो क्लियर है। और वो पाई बॉन्ड तुम किसके किसके बीच में बनाओगे, 3p पाई जिसकी पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी खराब है, इसीलिए पी ट्रिपल बॉन्ड पी एग्जिस्ट नहीं करता। अरे बोलो क्लियर है। N2 एग्जिस्ट कर जाता है लेकिन P2 एग्जिस्ट नहीं करता। इसको ऐसे भी पूछ सकता था, N2 एग्जिस्ट बट P2 डू नॉट एग्जिस्ट, एक्सप्लेन वाई। आंसर ये येलो वाला है। चमका क्या, कोई दिक्कत किसी को, पक्का। क्या हो गया, हमसे पूछो। फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट ही कौन है, एक हाइड्रोजन जो एक ही बॉन्ड बना सकता है, और एक हीलियम नोबल गैस जो बॉन्डे नहीं बनाएगा। फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट ही कौन कौन से हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। हाइड्रोजन जी मर भी जाएगा तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन कभी एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, और दूसरा हीलियम है, नोबल गैस है, वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। तो फर्स्ट पीरियड की तो बात ही नहीं करते, पीरियड की कहानी सेकंड से ही चालू होती है। अरे बोलो ना, तो सही बात समझ में आ गया। इसलिए ये बात, अपने कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी पाई बॉन्ड बनाने की बात आएगी तो सबसे पहले सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स झंडा गाड़ देंगे अपना। वो जितना अच्छा पाई बॉन्ड बना सकते हैं उतना पीरियोडिक टेबल में और बाकी किसी भी पीरियड के एलिमेंट्स नहीं बना सकते, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग अच्छा होगा, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, आप सेकंड में बना सकते हैं, बिल्कुल सही, सेकंड थर्ड में भी बना सकते हैं, लेकिन थर्ड फोर्थ थर्ड फिफ्थ पाई बॉन्ड
बनेगा ही नहीं। अरे बोलो ना, तुम किसी भी फोर्थ पीरियड एलिमेंट को कभी नहीं देखोगे बॉन्ड बनाते हुए, पाई बॉन्ड बनाते हुए। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, है ना, तुम कितने भी स्ट्रक्चर्स तुम बनाए हो, लेकिन तुम कभी भी नहीं देखोगे कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पीरियड का कोई एलिमेंट है जो क्या बना रहा हो, पाई बॉन्ड बना रहा हो। है ना, नोबल वोबल गैसेस की बात अलग होती है, उनकी कहानी ही अलग होती है। नॉर्मल इधर जितने एलिमेंट्स हैं उनकी पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी डिक्रीज करते चली जाती है जैसे जैसे उनका साइज बढ़ता चला जाता है। कितने लोग को ये चमक गया, जल्दी कमेंट करो। बोलो, कोई डाउट है क्या? कमेंट कर लो बाबू अगर कोई डाउट है तो। चलो, सेम क्वेश्चन अगर पूछे, O2 exists but S2 do not exist। देखो, सेम चीज है, O2 इज O डबल बॉन्ड O, और S2 क्या होगा, ये एग्जिस्ट करता है लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता, बताओ क्यों? बताओ। एग्जैक्टली exactly, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, क्लियर है। ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में होगा, 2p पाई 2p पाई टाइप का होगा, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, तो यहाँ का जो पाई बॉन्ड बनेगा वो 3p पाई बनेगा, जो कि नॉट पॉसिबल। इसीलिए S2 डू नॉट एग्जिस्ट बट O2 एग्जिस्ट। ओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में आप पाई बॉन्ड बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं, क्योंकि ये भी सेकेंड पीरियड का है और ये भी सेकेंड पीरियड का है। यहाँ पे दोनों एलिमेंट किसके आ गए, थर्ड पीरियड के, तो फिर पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी साइज के इंक्रीज कर जाने के कारण क्या हो जाएगा, कम। सेम पीछे वाला रीजन है, वो पूछ ले ये पूछ ले कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हो गया? ये ऑर्डर हमेशा याद रखोगे जीवन भर, है ना। 2p पाई सबसे अच्छा होता है, फिर 2p पाई 3p पाई, और फिर 3p पाई 3p पाई तो सबसे खराब होता है, और इसके नीचे तुम लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि वहां पे उसके नीचे फिर पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कभी नहीं देखोगे बाबू ब्रोमीन को, आयोडीन को, सेलेनियम को, टेलेनियम को, है ना, समझ रहे हो, एंटीमनी बिस्मथ, कभी नहीं देखोगे पाई बॉन्ड बनाते हुए। हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाना प्रेफर करेंगे, सिग्मा, क्योंकि साइज के बढ़ जाने से लैटरल ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाता। कोई दिक्कत? पक्का? चलो, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर कंपैरिजन हम थर्ड पीरियड वालों में करें, किस में करें, थर्ड पीरियड वालों में करें और पाई बॉन्ड बनाने में ही करें, ठीक है, थोड़ा देखना। हम क्वेश्चन है 3p पाई 3p पाई 3p पाई 3d पाई और 3d पाई और 3d पाई, ये दो ऑर्डर याद होने चाहिए। एक ये वाला ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर आपको क्या बता रहा है, अलग अलग पीरियड का, सेकंड सेकंड पीरियड, सेकंड थर्ड पीरियड, थर्ड थर्ड पीरियड, अरे बोलो। और ये वाला ऑर्डर देखकर क्या लग रहा है, सब में तो n=3 ही है, बोलो ना। तो ये कंपैरिजन किस में है, सेम पीरियड के सब सेल्स में कंपैरिजन, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत है तो बोल दो यार। इनमें कौन अच्छा पाई बॉन्ड बनाएगा, इनमें कौन अच्छा पाई बॉन्ड बनाएगा? अब कंपैरिजन सेकंड और थर्ड में नहीं, सेकंड और थर्ड में होता तो सेकंड वाला ही जीतता। डिफरेंस, क्वेश्चन का डिफरेंस समझो। ये जो क्वेश्चंस थे यहाँ कंपैरिजन सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में था, तो सेकंड पीरियड वाले जीत जा रहे थे, वो ज्यादा अच्छा पाई बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि उनका साइज क्या था, छोटा, मानते हो? यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन अलग अलग पीरियड का है, अलग अलग पीरियड का है? नहीं, यहाँ पे सब तो थर्ड ही पीरियड के हैं, सब में आपको 3 ही दिख रहा है। अब 3 में एक 3p के बीच में पाई बॉन्ड बने, एक 3p और 3d के बीच में पाई बॉन्ड बने, और एक 3d के बीच में पाई बॉन्ड बने, तो कौन सा पाई बॉन्ड अच्छा होगा, मतलब कि इसमें ओवरलैपिंग अच्छा होगा? आंसर आएगा ये, ठीक है, हम बताते हैं।
डायग्राम बनाओ, ये P है और ये P है, ठीक है। एक P बनाओ और एक D बनाओ और दो D बनाओ। अरे बोलो, तुम यहाँ पर देखोगे ये ये दोनों डंबल टाइप के हैं। ये दोनों किस टाइप के हैं? डंबल टाइप के हैं। तो डंबल टाइप के हैं, और यहाँ पे तो जनरली क्या होता है कि जैसे 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 आपके नंबर ऑफ लोब्स इंक्रीज करते जाते हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, मतलब ये जो लोब्स हैं, ये और नज़दीक आते जाते हैं, और नज़दीक आने के कारण थोड़ा सा ओवरलैपिंग बेटर होता है। क्या होता है? ओवरलैपिंग बेटर होता है। तो तुम ये बात याद ज़रूर रखना कि डी जितना अच्छा पाई बनाएगा उतना अच्छा पी पाई नहीं बनाएगा, बस ये याद रखो। देखो, डी और पी में कंपैरिजन हो तो कौन अच्छा पाई बॉन्ड बनाएगा? डी अच्छा पाई बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों डी वाले होंगे तो ज्यादा बेटर पाई बनेगा। अरे कंपैरिजन आ ही गया किसी क्वेश्चन में तो करना पड़ेगा ना, है ना। माना कि थर्ड पीरियड वाले अच्छा पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, लेकिन सारे थर्ड पीरियड वाले ही आगे, उनमें भी अगर कंपेयर करना हो तो कंपेयर तो करना पड़ेगा। तो उसमें डी वाले अच्छा पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो यहाँ दो डी था तो सबसे अच्छा था, यहाँ पे एक डी और एक पी आ गया तो उससे थोड़ा सा खराब है, और यहाँ दोनों पी आ गए तो खराब है ना। तो आप यहाँ पे लिख लेना, यहाँ ओवरलैपिंग क्या होगा? इन सब में पुअरेस्ट है, और यहाँ से यहाँ इंक्रीज करते करते ओवरलैपिंग इंक्रीज करेगा। तो पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी, पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी डिक्रीज सॉरी इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना बाबू एक चीज। अगर कंपैरिजन अगर कंपैरिजन बाबू अलग अलग पीरियड में है तो जिसका साइज जितना छोटा होगा वो उतना अच्छा पाई बॉन्ड बनाएगा। सबसे अच्छा सेकंड वाला बनाएगा, फिर थर्ड वाला बनाएगा, फिर फोर्थ फिफ्थ, ऐसे। क्लियर है? लेकिन अगर कंपैरिजन कभी भी एक ही पीरियड में हो जाए तो पी उतना अच्छा पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा जितना अच्छा डी बनाएगा। बस इतना याद रखो, इससे ज़्यादा तुमसे इस पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा, आई गारंटी। कोई दिक्कत? कितने लोग को चमक गया ये? जल्दी कमेंट करो, आप लोग को कोई डाउट है क्या? आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट करिए। बाकी ये दो ऑर्डर याद होना चाहिए, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन से ये दो ऑर्डर याद होना चाहिए। अलग अलग पीरियड में ये देखना है और सेम पीरियड में ये देखना है ना। हम फोर्थ फिफ्थ की तो बाबू बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पाई बॉन्ड बहुत ही रद्दी बनाएंगे। थोड़ा बहुत थर्ड बना सकता है, क्योंकि डी सब सेल चालू कहाँ से होगा? थर्ड सेल से ही चालू होगा। थ्री डी ही होता है पहला, टू डी नाम का तो कोई चीज नहीं होता, होता है? इसीलिए टू में तो ये कंपैरिजन होगा ही नहीं, तो ये कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ थ्री में होगा, और यही एक ऑर्डर है, यही एक क्वेश्चन आएगा। अरे बोलो ना, क्योंकि इसके नीचे अगर तुम फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड में चले जाओगे तो वो तो पाई बॉन्ड वैसे भी नहीं बनाएंगे, तो क्या मतलब बनता है पी से बनाए चाहे डी से बनाए चाहे एफ से बनाने लगे? कोई दिक्कत? दैट्स इट। कोई दिक्कत है? पक्का? ठीक है, चलो फिर आज का क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह को डिटेल में स्टार्ट करेंगे। कितने लोग को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? आज क्या क्या सीखे आप? ये तो पहले रिवीजन क्वेश्चन था। फिर आप सीखे कि नाइट्रोजन और क्लोरीन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ो तो तुमको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और तुमको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये तो कल वाले कॉन्सेप्ट पे था। आज ये एक कॉन्सेप्ट सीखे कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चमका क्या? पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, ये सारे एक एक चीज़ हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, सीओ का स्ट्रक्चर समझ में आया डिटेल में।
हाइपोवैलेंट क्या होता है ये क्लियर हो गया। AlF3 क्यों हाइपोवैलेंट नहीं है समझ में आ गया। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ज़्यादा होती है तो कोई कंपाउंड ज़्यादा से ज़्यादा आयनिक होता है, और आयनिक होगा तो कैटायन और एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इस फॉर्म में AlF3 Al+3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। हाइपरवैलेंट क्लियर हो गया। लिविस एसिड क्लियर हुआ कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक लिविस एसिड। किस किस को आप लिविस एसिड बोलेंगे। हाइपोवैलेंट को बोलेंगे, H+ और S ब्लॉक के कैटायंस को बोलेंगे, जिसके पास वैकेंट डी सबशेल हो उसको भी बोलेंगे, और कोई ऐसा एलिमेंट हो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड होगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो सेंट्रल एटम पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, और वैकेंट ऑर्बिटल्स हो जाने के कारण वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा, और एक्सेप्ट कर पाएगा तो वो क्या कहला जाएगा, लिविस एसिड। कोई दिक्कत। लिविस बेस तो सिंपल है, अभी ज़्यादा कुछ इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि बेस की सारी चीज़ें थोड़ी बहुत थर्मोडायनेमिक्स और स्टेबिलिटी से रिलेटेड रहती हैं। तो जब वो केमिस्ट्री उस लेवल पर पहुंचेंगे तब करेंगे, ठीक है। टाइमिंग के लिए लिविस बेस, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो एसिड, और जो लोन पेयर डोनेट करे वो बेस। पक्का। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। N ट्रिपल बॉन्ड N एग्जिस्ट्स बट P ट्रिपल बॉन्ड P डू नॉट एग्जिस्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे लैटरल ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होता, तो पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी कम होती जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन में आप जो पाई बॉन्ड बनाएंगे N2 में वो 2p पाई बनेगा, लेकिन P2 में बनाने की कोशिश करेंगे तो वो 3p पाई बनेगा, जिसकी जिसकी एक्सटेंट क्या होती है, बहुत ही पुअर होती है। पाई बॉन्ड अच्छे से नहीं बनेगा, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है। ये ऑर्डर क्लियर है सबको। सबसे अच्छा कौन बनाएगा पाई बॉन्ड, सेकंड सेकंड वाले, फिर सेकंड थर्ड वाले, फिर थर्ड थर्ड वाले, और इनके नीचे तो बनाएंगे ही नहीं। कोई दिक्कत। पक्का ना। सेम क्वेश्चन O2S2 का है, और ये वाला क्वेश्चन समझे कि नहीं। ये क्वेश्चन और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था, पिछले बार कंपैरिजन दो ऐसी चीजों में था जो अलग अलग पीरियड के थे। अरे बोलो ना। तो जिनका साइज छोटा था वो अच्छा पाई बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन यहाँ कंपैरिजन एक ही पीरियड में है, अलग अलग सबसेल्स में है, तो याद रखना डी ज्यादा अच्छा बनाएगा एज कंपेयर टू पी, ठीक है। डी में ओवरलैपिंग ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू पी। बस ये याद रखना, डी में ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग होगा, वो डी ज्यादा बेटर पाई बॉन्ड बनाएगा एज कंपेयर टू पी। तो इसलिए 2 D वाले जीत गए, उसके बाद 1 D और 1 P वाले, और उसके बाद आएंगे 2 P वाले। कितने लोग को चमका ये। ठीक है चलो।